स्वागत है दोस्तों आप सबका। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यू टर्न का पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं। डीसीएमबी प्राइवेट सेक्टर का नामी बैंक। हिंदुस्तान में 8 साल पहले ये बैंक आया था और इतने कम सालों में बेहद मजबूती से पांव जमा लिए थे। यहां तक कि दूसरे बैंकों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। इस बैंक की सफलता का राज यही था कि मजबूत प्लानिंग के साथ जनता को अपनी तरफ आकर्षित करता था। भीतरी खबर ये थी कि ये बैंक जल्दी ही अपनी ऐसी योजना लागू करने वाला है जिससे प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को जबरदस्त झटका लग सकता है। डीसीएमबी बैंक को उस योजना को तैयार करने में कई महीनों का वक्त लगा। उस योजना को तैयार करने में यूरोप से एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे। 4 मंजिला बिल्डिंग का नाम डीसीएमबी प्राइवेट ही था। नीचे से लेकर ऊपर तक चारों मंजिलों में डीसीएमबी बैंक ही काम करता था। बैंक की ही वो इमारत थी। ग्राउंड फ्लोर पर ब्रांच थी। ज्यादा वक्त हो गया था कि तीसरी मंजिल व्यस्त रही। वहां हलचल रही। डीसीएमबी बैंक के ऊंचे ओहदेदार और यूरोप से बुलाए गए अर्थशास्त्री वित्तीय मामलों के सलाहकारों के बीच बैंक के हित में एक प्लानिंग तैयार करी जा रहे थे जिसे नए साल के मौके पर बाजार में लाया जा सके। लंबी मेहनत के पश्चात ऐसी योजना तैयार कर ली गई थी। 2 दिन पहले ही इस बारे में सारा काम खत्म हुआ था। तभी यूरोप के एक्सपर्ट गिलक्रिस्ट ने बैंक अधिकारियों को बताया कि किसी ने उसे करोड़ों की ऑफर दी है कि वो योजना की एक कॉपी उसे दे दे। ये बात सुनते ही बैंक सतर्क हो गया। वो समझ गए कि किसी प्रतिद्वंदी बैंक की नजर उनकी योजना पर थी, जबकि ये योजना ऐसी अहम थी कि बैंक को इससे भारी फायदा मिलना था। अगर इस योजना को उनका प्रतिद्वंदी बैंक जान जाए तो इस योजना के मद्देनजर वो ऐसी योजना सामने ला देता कि बैंक को भारी नुकसान हो जाता। बैंक ने सतर्कता से काम लेना शुरू कर दिया। वहां से उस गुप्त योजना के वहां से उस गुप्त योजना को बैंक के हेड ऑफिस नारीमन पॉइंट भेजा जाना था। परंतु बैंक के अधिकारी ये भी जानते थे कि दूसरे बैंक की नजर उनकी योजना पर है। क्या पता भीतर की खबर बाहर जा रही हो। उन्होंने किसी कर्मचारी को खरीद रखा हो जो कि योजना की मौजूदगी के बारे में उन्हें खबर दे रहा हो। ऐसे में योजना को बैंक से बाहर भेजना ठीक नहीं था। 2 दिन से योजना बैंक के स्ट्रांग रूम में पड़ी थी। महज 25 कागजों की फाइल थी और योजना को हेड ऑफिस भेजने का प्रोग्राम बनाया जा रहा था। बैंक के हेड ऑफिस नारीमन पॉइंट में 60 करोड़ रुपया भेजा जाना था। 12-12 करोड़ से भरे स्टील के 5 बक्से थे। इस ब्रांच के मैनेजर विनय गुप्ता को हेड ऑफिस से कहा गया था कि जिन 5 स्टील बक्सों से नोट भेजे जाने हैं उनमें से किसी एक में योजना की फाइल भी रख दे और ये खबर लीक ना हो। ये ऑर्डर विनय गुप्ता को 2 दिन पहले ही मिल गए थे और बातों बातों में ये बात विनय गुप्ता ने कैशियर लाल को बता दी थी, जिसने कि 60 करोड़ को स्टील के बक्सों में रखकर उन्हें बंद करना था। विनय गुप्ता ये नहीं जानता था कि कैशियर लाल मलिक को खबरें दे रहा है और लाल तो खुद उन कागजों के बारे में खबर पाने को मरा जा रहा था, क्योंकि इस बारे में वो मलिक को खबर देकर उससे 2 लाख रुपया लेना चाहता था और उसने 2 दिन पहले ये खबर मलिक को देकर 2 लाख ले भी लिया था। इस वक्त मैनेजर विनय गुप्ता अपनी निगरानी में कैशियर मिस्टर लाल और 3 अन्य बैंक के कर्मचारियों से 60 करोड़ रुपया बैंक बक्सों में रखवा रहा था। सारा काम स्ट्रांग रूम में हो रहा था। उसके बाद विनय गुप्ता ने बैंक के 3 कर्मचारियों को बाहर भेजा और मिस्टर लाल से कहा, 60 करोड़ बक्सों में डाला जा चुका है। अब मैं उस फाइल को भी नोटों के साथ रख देता हूँ। कहने के साथ ही विनय गुप्ता आगे बढ़ा और बैंक के प्राइवेट लॉकर के की होल में चाबी लगाकर घुमाई और लाल को देखा, तुम भी अपनी चाबी लगाओ। लाल फौरन आगे बढ़ा और लॉकर के दूसरे की होल में चाबी लगाकर घुमाई। अगले ही पल लॉकर खुल गया। भीतर कागजों के ढेर पर नीले रंग की फाइल दिखी
जिसे कि विनय गुप्ता ने बाहर निकाला और नोटों से भरे स्टील के एक बक्से में रखता लाल से कह उठा, अब इन बक्सों को बंद कर दो। कैशियर मिस्टर लाल ने एक बक्से को बंद किया और उसके इंटरनल लॉक की चाबी घुमा दी। फिर बाहर लगे कुंडे को हुक में फंसाकर उस पर ताला जड़ दिया। बक्से के स्टील की चादर की मोटाई इंच का तीसरा हिस्सा थी, जो कि बहुत मजबूत थी। इस तरह मिस्टर लाल ने बाकी के चारों बक्सों को भी बंद कर दिया। काम पूरा हो गया था। विनय गुप्ता संतुष्ट था कि उसकी निगरानी में काम ठीक से पूरा हो रहा है। उसने दीवार पर लगी घड़ी पर निगाह मारी। सुबह के 10:50 हो रहे थे। उसने बक्सों के सारे ताले चेक किए। सब ठीक है मिस्टर लाल? विनय गुप्ता ने पूछा। यस सर। गुरनाम से कहो कि बाहर बैंक वैन लगा दे। बक्सों को उसमें रखकर यहां से भेजा जाएगा। लाल सिंह बाहर निकल गया। विनय गुप्ता ने फोन निकालकर हेड ऑफिस नंबर मिलाया। बात हो गई। सर, विनय गुप्ता फोन पर बोला, आधे घंटे में मैं सामान को वैन में भेज रहा हूं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम होने चाहिए, उधर से कहा गया। इंतजाम वही होंगे जो हर बार होते हैं, विनय गुप्ता ने कहा। उधर से चंद पलों की चुप्पी के बाद कहा गया, वैन के भीतर एक गनमैन होगा? यस सर, हमेशा की तरह। फाइल किसी एक बक्से में रख दी है? यस सर, मैंने अपने सामने रखवाकर बक्से बंद कर दिए हैं। वैन के भीतर गनमैन अकेला नहीं वैन के भीतर गनमैन अकेला नहीं रहेगा। किसी तरह बक्सा खोलकर वो फाइल के साथ गड़बड़ भी कर सकता है। हमारे प्रतिद्वंदी बैंक ताकतवर हैं, वो कोई भी गड़बड़ करा सकते हैं, किसी को भी खरीद सकते हैं। तुम गनमैन के साथ एक और आदमी वैन के भीतर बिठा दो, यानी कि भीतर 2 गनमैन हो। ठीक है सर, मैं ऐसा ही करता हूं। वैन कब तक वहां से रवाना होगी? उधर से पूछा गया। आधे घंटे तक। इसका मतलब अगले 85 मिनट में वैन हमारे पास पहुंच जाएगी? यस सर। ओके, सब काम सावधानी से करना। जी सर। उधर से फोन बंद हो गया। विनय गुप्ता ने भी फोन बंद किया और जेब में रखा। फिर बक्सों को अच्छी तरह से देखा। सब ठीक था। अगला दृश्य। उधर लाल सिंह स्ट्रांग रूम से बाहर निकलते ही बाथरूम में पहुंचा और फोन निकालकर मलिक का नंबर मिलाया। 2-3 नंबर मिलाने पर नंबर लगा। हेलो, उधर से मलिक की आवाज आई। मैं लाल सिंह। कहो। वो सामान बॉक्स में रख दिया गया है, सोचा तुम्हें खबर दे दूं। अच्छा किया। वैन कब वहां से चलेगी? आधे घंटे में। गुड। तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें 2 लाख मिला जो मैंने दिया? मिला। मैंने तुमसे पूछा कि तुमने 2 लाख कहां पर खर्च किया? मिस्टर लाल ने गहरी सांस ली। मलिक ने उधर से फोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। बैंक के प्रवेश द्वार पर खड़ी वैन में वो 5 स्टील की पेटियां रखी गई। मीडियम साइज की वो वैन बुलेट प्रूफ थी। वो पीछे से खुलती थी और उसकी छोटी छोटी खिड़कियों पर लोहे की जाली लगी थी। वैन के आगे वाले शीशे पर भी लोहे की जाली थी। उससे ड्राइवर को वैन चलाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। सब कुछ स्पष्ट दिखता था। वैन के आगे का लॉक सिस्टम ऐसा था कि वैन को भीतर से ही खोला जा सकता था, बाहर से नहीं। ड्राइवर चलने से पहले वैन के स्विच बोर्ड पर लगा लाल बटन दबा देता था, जिससे कि वैन पूरी तरह से लॉक और सुरक्षित हो जाती थी। वैन के पीछे के दरवाजे का वास्ता भी उसी स्विच से था और वो भी लॉक हो जाता था। ऐसे में वैन के भीतर जाने के लिए लाल स्विच लॉक सिस्टम हटाए बिना वैन का कोई दरवाजा नहीं खोल सकता था। मैनेजर विनय गुप्ता अपनी निगरानी में सब काम करा रहा था। मिस्टर लाल और बैंक के कई अन्य कर्मचारी इस काम में उसका साथ दे रहे थे। तभी मिस्टर लाल का फोन बज उठा। वो 5-7 कदम एक तरफ हुआ और फोन निकालकर बात की। हेलो। मैं हूं, पहचाना? देवराज चौहान की आवाज उसके कानों में पड़ी। ठीक से नहीं पहचाना, मिस्टर लाल ने वैन की तरफ देखते दबे स्वर में कहा। मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए दिए थे, उधर से देवराज चौहान बोला। हाँ, समझ गया। 5 लाख रुपए मैंने तुम्हें इसलिए दिए थे कि जब वैन बैंक से चलेगी तो तुम उसके भीतर मौजूद रहोगे और रास्ते में जहां भी वैन को रोका जाएगा तुम वैन के सारे लॉक खोल दोगे। मिस्टर लाल ने होठों पर जीभ फेरी। 5 लाख लेना उसे आसान लगा था, परंतु अब काम करना उसे कठिन लग रहा था। वो फौरन कुछ न कह सका।
जवाब दो। दिक्कत आ रही है। मैं वैन के साथ नहीं जा रहा, मिस्टर लाल ने कहा। बकवास मत करो। तुमने ये वादा करके 5 लाख लिए थे कि तुम वैन के भीतर बैठे होगे और रास्ते में वैन का लॉक खोल दोगे। अब तुम्हारे इनकार से काम नहीं चलने वाला। देवराज चांद का कठोर स्वर उसके कानों में पड़ा। मैं वैन के साथ नहीं जा रहा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये बात तुम तब सोचते जब तुमने 5 लाख लिए थे। मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। हमसे जो तय है वो काम होना चाहिए। देवराज चौहान का स्वर बेहद कठोर था। मैं तुम्हें 5 लाख वापस देने को। बकवास मत करो। हमसे जो तय हुआ है उस काम को पूरा करो। पैसा वापस देने का वक्त निकल चुका है। अगर तुमने काम पूरा नहीं किया तो सोच सकते हो मैं तुम्हारा क्या करूंगा। देवराज चौहान के स्वर से गुर्राहट आ रही थी। मिस्टर लाल ने पुनः सूखे होंठों पर जीभ फेरी। चेहरे पर घबराहट थी। तुमने तुमने मुझे कम पैसा दिया। तुमने 5 ही मांगा था। तब मुझे समझ नहीं आई थी कि तुम 60 करोड़ के बदले में मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए दे रहे हो। 5 और मिल जाएगा, लेकिन काम वैसे ही करना जैसा मैंने कहा है। तुम समझते क्यों नहीं? मैं वैन के साथ नहीं जा रहा। मैं बेवकूफ, इन बातों का वक्त निकल चुका है। अब मुझे काम चाहिए। जो वादा किया है उसे पूरा कर। मिस्टर लाल से कुछ बंद कहते ना बना। एक बात बताओ, उधर से देवराज चौहान ने पूछा। क्या उन बक्सों में 60 करोड़ के साथ कुछ और भी जा रहा है? तुम्हें कैसे पता? मिस्टर लाल की आंखें सिकुड़ी। सुना है तुम उसके चक्कर में हो। नहीं, मैं 60 करोड़ पाने के फेर में हूं। वैसे वो चीज क्या है? जरूरी फाइल है। अब तुम मुझे खतरनाक लग रहे हो। तुम जरूर उस फाइल को पाना चाहते हो। नहीं, ये बात नहीं है। वैसे वो फाइल किस चीज की है? बैंक की सीक्रेट फ्यूचर प्लानिंग है उसमें। खैर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हें जो कहा है वो काम करो। कोशिश करता हूं, मिस्टर लाल धीमे स्वर में बोला। मुझे 1 करोड़ मिलना चाहिए। मौके पर सौदेबाजी नहीं की जाती। फिर भी मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। काम पूरा करो। विनय गुप्ता को अपनी तरफ आता पाकर मिस्टर लाल ने तुरंत फोन कान से काट दिया। तुम्हें इस वक्त काम की तरफ ध्यान देना चाहिए। विनय गुप्ता पास आकर नाराजगी भरे स्वर में बोला। सॉरी सर, घर से फोन है। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं। मुझे जाना होगा। वैन जाने वाली है। उसके बाद तुम चले जाना। सर, मैं वैन के साथ ही चले जाता हूँ। मेरा घर उधर ही है। विनय गुप्ता 2 पल की सोच के बाद बोला। ठीक है, मैं हरीश को वैन के साथ भेज रहा हूँ। उसे रुकने को कह देता हूँ। तुम वैन में उसकी जगह पर चले जाना और वैन के हेड ऑफिस पहुंचने पर ही तुम छुट्टी लेना। ये ठीक रहेगा सर। थैंक यू सर। लाल सिंह आभार भरे स्वर में कह उठा। आओ। कहने के साथ ही विनय गुप्ता वैन की तरफ बढ़ गया। लाल सिंह ने तुरंत तुरंत फोन कान से लगाकर कहा। मेरा काम बन गया। तुम मेरा 1 करोड़ तैयार रखना। याद रखना, रास्ते में जहां भी वैन रोकी जाए तुमने उसी वक्त वैन का लॉक सिस्टम हटा देना है। उधर से आता देवराज चौहान का स्वर कानों में पड़ा। कोशिश करूंगा कि ऐसा कर सकूं। लाल सिंह ने पुनः सूखे होंठों पर जीभ फेरी। ऐसा नहीं किया तो तुम बचोगे नहीं, कहकर उधर से देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। वैन का ड्राइवर 50 बरस का बलराम गोरे था। 8 साल पहले जब यह बैंक इंडिया में खुला था तो तभी उसे कैश पर ड्राइवर की नौकरी मिल गई थी। तनख्वाह मोटी थी और वो अपने काम को भी बढ़िया ढंग से अंजाम देता था। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि कुछ लोगों ने उसके द्वारा ले जा रही नोटों से भरी वैन पर कब्जा करना चाहा, परंतु उसने उन लोगों को सफल नहीं होने दिया। बलराम गोरे सख्त किस्म का इंसान था। मिलिट्री से रिटायर्ड हुआ था और ड्राइवरी के साथ गन चलाना भी उसे आता था। जब भी बड़ी रकम रकम ले जाने की बात होती तो उसे ही ड्यूटी पर लगाया जाता। आज भी वैन को ले जाने की ड्यूटी बलराम गोरे की ही थी। विनय गुप्ता के ऑर्डर पर बलराम गोरे की बगल वाली सीट पर मिस्टर लाल को बैठकर जाना था। वैन के पीछे वाले हिस्से में पेटियों के साथ 2 गनमैन बिठा दिए गए थे। जवाहर और रोमी नाम थे उनके। इन सब का रोजमर्रा का काम था पैसे लाने ले जाना। वो सब सामान्य थे, परंतु मिस्टर लाल के मन में हड़बड़ी मची हुई थी, क्योंकि इसे कुछ गड़बड़ करनी थी। और ठीक 11:30 पर
डीसीएमबी बैंक की 60 करोड़ से भरी बैंक वैन वहां से हेड ऑफिस के लिए चल पड़ी। वैन के डीसीएमबी परिसर से बाहर निकलते ही लाल सिंह बलराम गोरे से मिला। लाल सिंह बलराम गोरे से बोला, महीने भर तू इधर महीने महीने भर बाद तू इधर आया बलराम। सॉरी दोस्तों, मिस प्रिंटिंग है। जहां पहुंचने का ऑर्डर मिलता है वहीं चला जाता हूं, बलराम गोरे ने कहा। मेरी मर्जी कहाँ चलती है? तू सुखी है? क्यों? मेरे से बढ़िया तनख्वाह मिलती है तुझे और टेंशन कोई नहीं। ये टेंशन का कम है कि मोटी मोटी रकम मुझे ठिकाने पहुंचानी पड़ती है। एक बार भी गड़बड़ हो गई तो नौकरी गई। इस वैन पर कोई हाथ डालकर क्यों मरना चाहेगा? लाल सिंह मुस्कुराकर बोला। बलराम गोरे वैन को मध्यम गति से सावधानी से सड़क पर ड्राइव कर रहा था। वाहनों की भीड़ थी सड़क पर। शोर और हॉर्न सुनाई दे रहे थे। वैन के शीशे बंद होने की वजह से कम शोर ही भीतर आ रहा था। लाल सिंह की चोर निगाह बार बार स्टीयरिंग के नीचे लगे लाल स्विच पर जा रही थी, जिससे वैन के ऑटोमेटिक लॉक किया जाता था या खोला जाता था। वैन चलने से पहले वो बलराम गोरे को स्विच को ऊपर करते हुए देख चुका था। मन ही मन लाल सिंह की जान सूखी पड़ी थी कि वक्त आने पर उसने स्विच को नीचे की तरफ करना है। यह काम खतरनाक था। बलराम गोरे उसकी हरकत भांप गया तो उसकी कंप्लेंट हो सकती थी, नौकरी जा सकती थी, उसे डकैतों की सहायता करने के जुर्म में जेल हो सकती थी। अब मौके पर लाल सिंह को यह काम खतरनाक लग रहा था। उस वक्त 5 लाख लेते हुए उसे अच्छा लगा कि नोट आ गए। वो जानता था कि दो पार्टियां इस वक्त वैन के चक्कर में थी। एक तो मलिक था, जो उससे एक बार मिला था और 2 लाख देकर बैंक की फ्यूचर प्लानिंग के कागजातों के बारे में पूछा था। तो उसी ने मलिक को बताया था कि फ्यूचर प्लानिंग की फाइल उन्हीं नोटों के साथ रवाना की जाएगी। मलिक ने उसे कहा कि वैन रवानगी से पहले उसे फोन करके बता दे कि वैन चल पड़ी है, और उसने खबर दे दी थी। दूसरी पार्टी वो थी जिसका फोन चलने से पहले आया था, जिससे 5 लाख रुपए लिए थे और मौके पर बात करके अपने लिए 1 करोड़ की रकम तय करवा ली थी। दूसरी पार्टी ने अपना नाम नहीं बताया था। वो पार्टी चाहती थी कि रास्ते में जब भी कहीं वैन को रोकने की चेष्टा की जाए तो उस वक्त वो वैन को लॉक करने वाला मेन स्विच ऑफ कर दे, जो कि बलराम गोरे की टांगों की तरफ था। वो स्विच स्टीयरिंग के नीचे लगा हुआ था। ये एक खतरनाक काम था। उसे ऐसा करते बलराम गोरे देख सकता था। वैन चलाते हुए बलराम गोरे ने एक हाथ से सिर के पास पीछे लगी 4 इंच की खिड़की खोलकर ऊंचे स्वर में कहा, तुम दोनों ठीक हो? हमें क्या होना है? पीछे से रोमी की आवाज आई। हमारा तो रोज का काम है ये। जवाहर की भी आवाज आई। कभी नोट ले जाते वक्त गोली चलाने का मौका मिला है? लाल सिंह ने हंसकर पूछा। कभी नहीं। किस्मत वाले हो। बलराम गोरे ने खिड़की बंद कर दी और बोला, ऐसी मनहूस बातें मत करो लाल सिंह। मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक भी ऐसा नहीं होना चाहिए। वो वक्त बहुत बुरा होता है जब हम बड़ी रकम को ले जा रहे होते हैं और रास्ते में उसे कोई लूटने की कोशिश करता है। वो हमारे इम्तिहान का वक्त होता है, बलराम गोरे ने कहा। तुम तो गंभीर हो गए बलराम। ऐसी बात नहीं है। बलराम गोरे के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान उभरी। वैसे ज्यादा चिंता की बात नहीं होनी चाहिए तुम्हें। बैंक का काम पैसा इंश्योर्ड होता है, खो जाए तो भरपाई हो जाती है। ऐसा न ही हो तो अच्छा। बैंक वैन मध्यम गति से सड़क पर चली जा रही थी। बलराम गोरे सावधानी से वैन को चला रहा था। क्या मुसीबत है? लाल सिंह बड़बड़ा उठा। क्या हुआ? सूसू लगा है। वो तो अब आपको रोक के रखना होगा, बलराम गोरे मुस्कुरा कर कहा। ऊपर से इस बात के सख्त ऑर्डर हैं कि वैन को रास्ते में रोका ना जाए, बाहर ना निकला जाए। तुम्हें सूसू आ जाए तो क्या करते हो? रोक के रखता हूँ। ना रुके तो वैन में कर देता हूँ। कभी किया है? एक बार। पैसा शिरडी से ले जाते वक्त मेरे साथ ऐसा हुआ था। ज्यादा रकम थी, मुझे जोरों से सूसू लग गई। हाईवे था। मैंने रोके रखा, परंतु एक वक्त ऐसा भी आया कि वैन चलाना कठिन होने लगा। तब मैंने सोचा वैन रोक कर लेता हूँ। वो जगह हाईवे थी, परंतु मैंने नियम तोड़ना ठीक नहीं समझा। मैं लॉक खोलकर वैन से बाहर नहीं निकला, मजबूरी में वैन के भीतर कर लिया। कहां पर? लाल सिंह ने होंठ सिकोड़े। पैंट में? नहीं, नीचे फुटबोर्ड पर।
लाल सिंह मुस्कुरा पड़ा। तो तुम मुझे भी यही सलाह दे रहे हो कि मैं फुटबोर्ड पर सुसु कर लूं? अगर रोक ना सको तो? ये तो नई मुसीबत खड़ी हो गई। लाल सिंह बोला, रास्ते में सुनसान जगह भी आती है 10-12 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए वहां रोक देना, मैं जल्दी से। नहीं, बैंक ने जो नियम बनाए हैं वो नहीं तोड़ सकता। फिर तो मजबूरी में मुझे वैन के भीतर ही सुसु करना पड़ेगा। तो ये सब सहना पड़ेगा मुझे। बहुत पक्के हो नियम के। काम ही ऐसा है, ड्यूटी ही ऐसी है, पक्के रहना ही पड़ता है। बातों के दौरान लाल सिंह की निगाह बार बार हर तरफ देख रही थी। उसे 5 लाख देने वाले जो लोग भी थे, वो कहीं भी वैन को रुकवा सकते थे। तब उसे वैन लॉक का स्विच बंद करवाना होगा। तब उसे वैन लॉक का स्विच बंद करना होगा, जो कि बलराम गोरे की मौजूदगी में कठिन लग रहा था। बलराम गोरे देख सकता था कि वो लॉक स्विच को ऑफ कर रहा है। परिवार कैसा है तुम्हारा? लाल सिंह ने पूछा। बढ़िया है, बच्चे पढ़ने में तेज हैं, कॉलेज में हैं। मेरे बच्चे तो अभी स्कूल में ही पढ़ते हैं। तभी लाल सिंह का फोन बजने लगा। फोन कहीं 5 लाख देने वाले का तो नहीं? लाल सिंह ने सोचा और बलराम पर नजर मारकर फोन निकाला। हेलो, उसने बात की। सब ठीक है? ब्रांच मैनेजर विनय गुप्ता की आवाज कानों में पड़ी। हाँ सर, सब ठीक है, हम रास्ते में हैं। गुड। जब तक वैन हेड ऑफिस नहीं पहुंच जाती मुझे चिंता रहेगी। आप फिक्र ना करें सर, सब ठीक है। ऊपर से 2 बार मुझे फोन आ चुका है। वो जानते हैं कि वैन कब यहां से चली। एक एक मिनट का हिसाब रख रहे हैं वो। पैसे से ज्यादा उन्हें पैसे के साथ रखी उस फाइल की चिंता है। यहाँ सब ठीक है। वैन का पीछा तो नहीं हो रहा? नहीं सर। ठीक है, हेड ऑफिस पहुंचकर मुझे फोन करना। लाल सिंह ने फोन कर बंद करके जेब में रख दिया। उसने उसने बलराम से पूछा, वैन का पीछा तो नहीं हो रहा? बलराम गोरे साइड मिरर पर नजर मारकर कह उठा। क्या पूछा? मैनेजर साहब पूछ रहे थे कि कोई पीछा करे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बलराम गोरे ने कहा, हमारी मर्जी के बिना कोई वैन के भीतर नहीं आ सकता, ना आगे ना पीछे। वैन के हर दरवाजे में स्पेशल लॉक लगा है, जिसके कंट्रोल का स्विच इधर है। लॉक सिस्टम खराब भी हो सकता है। हर 48 घंटे में एक बार मैकेनिक लॉक सिस्टम चेक करता है। ये तो अच्छी बात है, होशियार रहना पड़ता है। बलराम गोरे ने कहा। एक से एक तेज लोग बैठे हैं। वैन चले 15 मिनट बीत चुके थे। लाल सिंह की बेचैनी बढ़ने लगी। वो लोग वैन को कभी भी रोक सकते थे। 2 लाख देने वाला या 5 लाख देने वाला, कोई भी कभी भी अपने दल बल के साथ नोटों को लूटने के लिए सामने आ सकता था। वैन के शीशे तो बुलेट प्रूफ हैं? लाल सिंह ने पूछा। हाँ, क्यों पूछा? सोचता हूं अगर कोई बाहर से गोलियां चलाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हम सुरक्षित रहेंगे। वैन के टायर पर भी तो बाहरी लोग गोली मार सकते हैं। हाँ, इससे वैन रुक जाएगी, पर बाहरी लोग वैन के भीतर नहीं आ सकते। हम फोन पर पुलिस से बात कर सकते हैं, अपने अधिकारियों से बात कर सकते हैं। कुछ ही देर में हमारे पास पुलिस आ जाएगी। लाल सिंह सिर हिलाकर बोला। मैं सिगरेट पी सकता हूँ? नहीं, शीशे बंद हैं। इंच भर शीशा नीचे गिरा लेता हूँ। ये नियम के खिलाफ है, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। यह बैंक नहीं, वैन है, यहाँ मेरी चलती है। कहकर बलराम गोरे मुस्कुराया। मुझे अच्छा लगता है जब वैन पर मेरी चलती है। अपने को नोटों का मालिक मत समझने लगना। इस वक्त तो नोट मेरे ही होते हैं। 2 हिस्सेदार पीछे बैठे हैं, उन्हें मत भूलना। लाल सिंह हंस पड़ा। तुम्हारा भी तो हिस्सा होगा। छोड़ो इस मजाक को। वैसे कभी तुम्हारे मन में तो आता होगा कि तुम ये नोट लेकर भाग जाओ। हर बार आता है। तो फिर अब तक भागे क्यों नहीं? सोचता हूँ इतनी बड़ी दौलत लेकर क्या करूंगा। रातों की नींद उड़ जाएगी। हर वक्त यही चिंता रहेगी कि इतनी बड़ी दौलत को कहाँ छिपाऊं। छिपा दूंगा तो फिर चिंता होगी कि कहीं कोई चोरी ना कर ले। ये बात तो है। लाल सिंह ने सिर हिलाया। यही वजह है कि हर बार नोटों को ठीक जगह पहुंचा देता हूँ। बेईमानी नहीं करता। वैसे जो तनख्वाह मुझे मिलती है उसमें से भी पैसे बच जाते हैं। उसी में खुश हूं मैं। शांत जीव हो बहुत। तुम कैशियर हो, तुम्हारे हाथों से भी करोड़ों की रकमें निकलती हैं। पूछो मत।
तुम कितनी बार नोट लेकर भागे? राम गोरे मुस्कुराया। एक बार भी नहीं। क्यों? क्योंकि छिपाने की जगह नहीं है। आखिरी मंजिल जेल ही नजर आती है। लाल सिंह हंस पड़ा। ये सच भी है। हम लोग ऐसा हम ऐसे लोग हैं कि हमारे पास नोट आ जाएं तो उसे संभाल नहीं सकेंगे। तभी बलराम गोरे ने वैन धीमी की और पास आ चुकी लाल बत्ती से बाएं को मोड़ लिया। अब ऐसी सड़क पर वैन दौड़ने लगी जो कि आगे जाकर सुनसान सड़क में बदल जाती थी। उस तरफ ट्रैफिक बहुत कम रहता था। 10-12 मीटर लंबी सड़क थी वो। इस रूट में यही एक सड़क है जहां खतरा हुआ तो हो सकता है, बलराम गोरे ने कहा। लाल सिंह व्याकुल सा खामोश रहा। बैंक वैन दौड़ती रही। अगला दृश्य। पौवे और शेख की कार बैंक वैन के पीछे कुछ पीछे थी। शेख कार ड्राइव कर रहा था। दोनों की निगाह काफी आगे जाती डीसीएमबी बैंक की वैन पर थी। अब आगे का सूना रास्ता आने वाला है, शेख बोला। तभी पौवे का फोन बजने लगा। हेलो, उसने बात की। काम करने का वक्त आ गया है, देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। हम तैयार हैं, पौवा सतर्क स्वर में बोला। कार की रफ्तार बढ़ाओ, मुझे तुम लोगों की कार नजर नहीं आ रही। वैन के पास चल शेख, पौवे ने शेख से कहा। शेख ने कार आगे बढ़ा दी। फिर पौवा फोन पर बोला। हम वैन के पीछे हैं और आधे मिनट बाद वैन के ठीक पास होंगे। वैन के आगे जाते ही मेरी कार तुम्हारी नजरों में आ जाएगी। पौवे ने सामने देखा, परंतु आगे दौड़ती वैन की वजह से वो स्पष्ट नहीं देख पाया। देवराज चौहान की कार आगे नजर आ रही है? पौवे ने शेख से पूछा। अब नजर आने लगी है। नजर आ रही है, पौवा फोन पर बोला। उनकी कार वैन के पास पहुंचती जा रही थी। सुनसान सड़क आ चुकी है। देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। यहाँ इक्का दुक्का ही ट्रैफिक है। काम शुरू कर दें? पौवे ने कहा। हाँ, अब हमें शुरू कर देना चाहिए। दूसरी पार्टी नजर आ रही? उसे भूल जाओ। इस वक्त सिर्फ अपने काम की सोचो। शेख के होंठ भीज गए। रफ्तार और बढ़ गई। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि वैन के भीतर बैठा वो हरामी वैन के लॉक को हटा पाता है या नहीं, शेख बोला। देवराज चौहान ने उसे सेट कर रखा है, पौवे ने विश्वास भरे स्वर में कहा। वो काम करेगा। शेख ने वैन के आगे देखा। देवराज चौहान की कार की रफ्तार कम हो चुकी थी और वो ठीक वैन के आगे आ गई थी। उसे हटाने के लिए वैन से हॉर्न भी बज रहा था। अपने को संभालना पौवे। पौवे ने दोनों हाथ डैशबोर्ड पर रख लिए। उसी पल शेख ने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। कार को झटका लगा और वो गोली की तरह आगे बढ़ गई और धाड़ से पीछे से वैन को टक्कर मारी। यही वो वक्त था कि वैन के आगे मौजूद देवराज चौहान की कार ने ब्रेक फुर्ती से दबा दिए। यही वजह रही कि उस पल वैन देवराज चौहान की कार की डिग्गी तक घुस गई। वैन के पीछे शेख वाली कार वैन के पीछे शेख वाली कार घुसी पड़ी थी। तीनों वाहन रुक चुके थे। तगड़ा एक्सीडेंट हो चुका था। शेख की कार वैन में और वैन देवराज चौहान की कार में घुसी पड़ी थी। अगला दृश्य। लाल सिंह पहले से ही सतर्क हो गया था। जब उसने आगे वाली कार को धीमे होते पाकर ठीक वैन के आगे आता महसूस किया, बलराम गोरे ने वैन की रफ्तार कुछ कम कर दी और 2 बार हॉर्न बजाया, परंतु वो कार धीमी धीमी सी वैन के आगे आ रही थी। लाल सिंह पूरी तरह सतर्क हो चुका था। क्या हो गया इसे? बलराम गोरे ने मुंह बनाकर कहा। लाल सिंह ने चोर निगाहों से स्टीयरिंग के नीचे लगा स्विच को देखा। बलराम गोरे ने पुनः हॉर्न बजाया। पागल हो गया लगता कार का ड्राइवर, लाल सिंह ने कहा। बलराम गोरे ने पीछे देखने के लिए साइड मिरर पर नजर मारी। इसके साथ ही बलराम गोरे की आंखें सिकुड़ी। पीछे उसने कार देखी जो कि रफ्तार पर थी और वैन के करीब आ चुकी थी। ये क्या? बलराम गोरे के होंठों से निकला। क्या हुआ? लाल सिंह ने बलराम गोरे को देखा। पीछे कार। बलराम गोरे अपने शब्द पूरे न कर सका। तभी धड़ाम से पीछे वाली कार ने वैन को जबरदस्त टक्कर मारी। इसी पल आगे वाली कार ने ब्रेक लगा दी। बलराम गोरे को संभलने का वक्त नहीं मिला। वैन आगे वाली कार में जा घुसी। फिर भी उसने फुर्ती से वैन के ब्रेक लगा दिए थे, परंतु उसकी वैन दो कारों के बीच बुरी तरह फंस चुकी थी। ये सब होने पर वैन को बेहद तीव्र झटका लगा। लाल सिंह इसी ताक में था। उसने आगे की तरफ झटके से गिरना था, परंतु वो अपनी योजना के दम पर बलराम गोरे की टांगों पर लुढ़क गया।
ऊपर स्टीयरिंग, नीचे बलराम गोरे की टांगे, और बेहद तेजी से वहां मौजूद वैन के लॉक वाले स्विच को ऊपर कर दिया। ये सब करते हुए उसका दिल धाड़ धाड़ बज रहा था। बलराम गोरे की छाती स्टीयरिंग से टकराते टकराते बची। कुछ पलों तक बलराम गोरे हक्का बक्का रह गया। उसकी कुछ न समझ में आया कि ये क्या हुआ। बलराम गोरे ने फुर्ती से खुद को संभाला। लाल सिंह भी उसकी टांगों से उठ बैठा, सीधा हुआ। अपना काम कर चुका था वो। तुमने एक्सीडेंट कर दिया बलराम, लाल सिंह बोला। बलराम गोरे के होंठ भिज गए। उसने लाल सिंह को देखा। क्या हुआ? लाल सिंह ने भोलेपन से पूछा। मैंने किया है एक्सीडेंट, बलराम गोरे ने भींचे स्वर में कहा। तुम ही तो वैन पीछे वाले ने मेरी वैन को टक्कर मारी। आगे वाली कार जानबूझकर धीमी हो गई थी। यह सब सोची समझी योजना है, बलराम गोरे गोरे ने दृढ़ स्वर में कहा। हम खतरे में हैं, सतर्क रहो। खतरे में? ये लोग पैसा लूटना चाहते हैं। पागलों वाली बात मत करो, यह एक्सीडेंट है, लाल सिंह ने तेज स्वर में कहा। यह एक्सीडेंट पैसा लूटने के लिए ही है। तुम पागल हो। बलराम गोरे की निगाह आगे वाली कार पर जा रही थी तो वो कभी शीशे में पीछे का दृश्य देखने लगता। मैं बाहर निकलकर देखता हूँ, पेशाब भी कर, हिलना मत। बलराम गोरे ने उसे कठोर निगाह से देखा। बाहर निकलने की भी मत सोचना। कमाल है, आगे पीछे दो कारों में हमारी वैन फंसी पड़ी है और तुम कहते हो कि वो लोग यही तो चाहते हैं कि हम वैन के लॉक खोलें और बाहर निकलें। ये एक्सीडेंट इसी वास्ते किया गया है। लेकिन हम बाहर नहीं निकलेंगे, इस वैन में सुरक्षित रहेंगे, बलराम गोरे ने होंठ भींच के कहा। तभी पीछे वाले हिस्से से छोटी खिड़की को खटखटाया गया। बलराम गोरे ने तुरंत हाथ पीछे करके छोटी सी खिड़की खोली। तुमने एक्सीडेंट कर दिया बलराम, पीछे से जवाहर की आवाज आई। कुछ लोगों ने वैन को घेरा है, बलराम गोरे ने कहा। ओह, तुम ठीक हो? रोमी के माथे पर चोट आई है। वो कह रहा है माथे से खून बह रहा है। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा। बलराम गोरे के होंठ भिज गए। अब क्या पोजीशन है? छोटी खिड़की से जवाहर की आवाज आई। अभी कुछ पता नहीं। बाहर कितने लोग हैं? जवाहर ने पूछा। पता नहीं, वो कारों से बाहर नहीं निकले। अब हम क्या करें? पहले तो मैं अपनी तसल्ली कर लूं, उसके बाद हेड ऑफिस खबर कर दूंगा, बलराम गोरे ने कहा। आगे पीछे की कारों में से कोई भी नहीं निकला। वो कहीं मर न गए हों, हमें देखना चाहिए, लाल सिंह ने कहा। बलराम गोरे ने लाल सिंह को कठोर नजरों से घूरा। मैंने क्या गलत कह दिया जो तुम्हें उन लोगों की बहुत चिंता है? क्यों ना हो, वो मर भी सकते हैं। वो नहीं मरेंगे, वो चालाक लगते हैं मुझे। अभी तक कारों से बाहर नहीं निकले। वो चाहते हैं कि हम वैन से बाहर निकलें और वो हरकत में आए, लेकिन हम वैन से नहीं निकलेंगे। बलराम, ये भी तो हो सकता है कि ये असली एक्सीडेंट हो। देखते हैं। तब तक वो मर गए तो पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर रही। तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? बलराम गोरे ने कठोर निगाह से उसे देखा। उतावला नहीं तो। एक्सीडेंट हो गया और मैं परेशान हूं कि कार वाले बाहर क्यों नहीं। चुप रहो। पैसे की सुरक्षा मुझ पर है। यह बैंक के भीतर का नहीं, बाहर सड़क का मामला है। बलराम गोरे की सतर्क निगाह हर तरफ घूम रही थी। अब तक 5-6 कारें पास से निकली थी, परंतु कोई भी रुकी नहीं थी वहां। बाहर मत निकलना बलराम, पीछे से जवाहर ने कहा। कभी नहीं। बलराम के चेहरे पर कठोर मुस्कान उभरी। ये हमारा कुछ नहीं कर सकते, पैसे को छू भी नहीं सकेंगे। लाल सिंह ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। वो अपना काम कर चुका था। वैन के लॉक का स्विच ऑफ कर चुका था। मन ही मन घबराया हुआ था। वो सोच रहा था कि कहीं बलराम गोरे निश्चित था कि वैन का हर लॉक वो सोच रहा था कि बलराम गोरे निश्चित था कि वैन का हर हिस्सा लॉक है। उसे नहीं पता था कि वो वैन का लॉक खोल चुका है। अगर पता होता तो बलराम गोरे कब का स्विच को पुनः ऑन कर देता। स्विच की तरफ से तो बलराम गोरे निश्चिंत था कि वो ऑन है और और सब ठीक है। लाल सिंह को इस बात का चैन था कि बलराम गोरे उसकी हरकत ना देख पाया। कब तक इस तरह बैठे रहोगे? लाल सिंह बोला। तब तक जब तक मैं इन लोगों को देख नहीं लेता कि ये लोग कौन है, बलराम गोरे ने कहा। तुम वैन को निकाल ले जाओ। ये ये संभव नहीं। आगे पीछे कारें फंसी हैं। वो लोग शातिर हैं। बलराम, तुम हेड ऑफिस फोन करके इस सारे हालात की जानकारी दो। जल्दी क्या है, हम सुरक्षित हैं। पहले जरा उन लोगों को देख तो लूं। रोमी के माथे पर चोट लगी है, जवाहर की आवाज कानों में पड़ी।
खून बहना रुका या नहीं? जवाहर की आवाज नहीं आई फौरन। वो शायद रोमी से बात कर रहा था। खून बहना रुक गया है, जवाहर की आवाज आई। फिर ठीक है। तभी पीछे से कार आई और वैन को पार करके सड़क किनारे जा रुकी। उसमें से प्रतापी और टिड्डा बाहर निकले, इस तरह जैसे रास्ते में एक्सीडेंट देखकर रुक गए हों। वो दोनों देवराज चौहान की कार के पास पहुंचे और भीतर झांका। फिर वो पलटकर वैन के पास आए। वैन का शीशा बंद था। भीतर स्टीयरिंग सीट पर मौजूद बलराम गोरे से उनकी नजरें मिली। आगे की कार में एक आदमी मरा पड़ा है, प्रतापी ऊंचे स्वर में बोला। तुमने उसे मार दिया? शीशा बंद होने की वजह से मध्यम सा स्वर भीतर आया। बलराम गोरे प्रतापी को देखता रहा। वो कह रहा है कि आगे की कार वाला मर गया है, लाल सिंह हड़बड़ा कर बोला। बाहर निकल के देखो, प्रतापी की आवाज पुनः कानों में पड़ी। टिड्डा पीछे की तरफ बढ़ गया। तुम्हें बाहर निकलकर देखना चाहिए बलराम, लाल सिंह बोला। मुझे तो ये दोनों भी इस काम में शामिल लगते हैं, बलराम गोरे ने कहा। तुम पागल हो गए हो जो हर बात को शक भरी निगाह से देख रहे हो, लाल सिंह ने तीखे स्वर में कहा। बलराम गोरे ने लाल सिंह को देखा, फिर कड़वे अंदाज में मुस्कुरा पड़ा। सारे पैसे की जिम्मेवारी तुम पर होती तब मैं तुम्हारी हालत देखता। ये सब होने पर वो आगे वाली कार वाला सच में मर गया हो तो कानून अपना काम करेगा। यानी कि तुम वैन से बाहर निकलकर हालातों का जायजा नहीं लोगे? कभी नहीं। छोटी खिड़की से जवाहर की आवाज आई। तुम हेड ऑफिस खबर क्यों नहीं करते? जल्दी क्या है, देख तो लूं ये लोग आखिर कोशिश क्या करते हैं। तुम्हें पक्का पता है कि बाहर वाले लोग गड़बड़ हैं? जवाहर ने पूछा। हाँ, ये एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया है, बलराम गोरे ने विश्वास भरे स्वर में कहा। तभी लाल सिंह ने फोन निकाला। क्या कर रहे हो तुम? बलराम गोरे ने उसे देखा। मैनेजर साहब को यहाँ की खबर दे रहा हूँ। अभी रुको और बाहर देखो। उससे क्या होगा? शायद हमें यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए। कैसे? लाल सिंह ने उसे देखा। बलराम गोरे बाहर खड़े प्रतापी से ऊंचे स्वर में बोला। तुम एक कार को हटा दो, इस तरह तुम भाग नहीं सकते, बाहर से प्रतापी ने कहा। यह बैंक वैन है, तुम वैन का नंबर नोट कर सकते हो। तुम बाहर क्यों नहीं निकलते? मुझे किसी भी हाल में वैन से बाहर निकलने का ऑर्डर नहीं है। वैन में पैसा है, यहाँ बैंक के पैसे को कौन ले जाएगा? प्रतापी ने खिड़की की जाली पर हाथ मारकर कहा। तभी टिड्डा पीछे से वहां पहुंचा और बोला, पीछे वाली कार में दो लोग हैं, बुरी तरह से घायल है वो। बाहर निकल, प्रतापी ने कहा। बलराम गोरे मुस्कुरा पड़ा। ये दोनों चाहते हैं कि मैं बाहर निकलूं, जबकि इन हालात में इन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए। क्या कहना चाहते हो? लाल सिंह बोला। ये चाल है, ये लोग वैन पर कब्जा करना चाहते हैं, बेवकूफ है। तुम पुलिस को फोन क्यों नहीं करते? पीछे से जवाहर ने कहा। करने जा रहा हूं, मैं मैनेजर साहब को फोन करता हूं कि वो पुलिस को यहाँ भेज दे, लाल सिंह ने कहा। तभी आगे वाली कार का दरवाजा खुला और देवराज चौहान बाहर निकला। उसे देखते ही लाल सिंह का दिल धक से रह गया। वो पहचान गया था कि इसी ने उसे 5 लाख दिया था। उसने सूखे होंठों पर जीभ फेर कर बलराम गोरे को देखा। बलराम गोरे के चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी। वो कह उठा। देखा लाल सिंह, बाहर वाले दोनों कह रहे थे कि यह मर गया है और अब जिंदा हो गया। मैंने पहले ही कहा था कि ये दोनों भी एक्सीडेंट वालों से मिले हुए हैं। अब देखना, पीछे वाली कार के लोग भी सामने आ जाएंगे। पुलिस को फोन करो बलराम। जवाहर की आवाज कानों में पड़ी। बलराम गोरे की निगाह करीब आते देवराज चौहान पर थी। ये इनका सरदार लगता है, बलराम गोरे बोला। कैसे जाना? लाल सिंह के होठों से निकला। पूछ मत ये बात, जो मुझे महसूस हुआ कह दिया। लाल सिंह का दिल धड़क रहा था। वैन का लॉक सिस्टम हटा हुआ था, ये बात लाल सिंह जानता था, देवराज चौहान जानता था, परंतु बलराम गोरे नहीं जानता था। लाल सिंह सोच रहा था कि कभी भी बलराम गोरे के हाथों के तोते उड़ सकते हैं। देवराज चौहान वैन का दरवाजा खोल सकता था और बलराम गोरे के हाथ में रिवॉल्वर भी नहीं थी। बलराम गोरे ने एक बार भी वैन के लॉक को स्विच को नहीं देखा था, क्योंकि उसने चलने से पहले अपने हाथों से वैन स्विच को ऑन किया था। तो वो अब भला कैसे खुल सकता था? ये बात तो वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि 5 लाख में बिका लाल सिंह अपना कमाल दिखा चुका है। बलराम गोरे की निगाह एकटक देवराज चौहान पर थी। देवराज चौहान पास पहुंचा और बाहर दरवाजे का हैंडल दबाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलता चला गया। बलराम गोरे को काटो तो खून नहीं।
वो सकते की हालत में सीट पर बैठा देवराज चौहान को देखता रहा। बलराम गोरे सपने में भी नहीं सोच सकता था कि दरवाजा खुल सकता है। अगले ही पल बलराम गोरे का हाथ अपनी कमर पर बंधी रिवॉल्वर पर पहुंचा, परंतु तब तक देर हो चुकी थी। प्रतापी और टिड्डा उसे बांह पकड़कर बाहर खींच चुके थे। बलराम गोरे वैन की सीट से सीधा सड़क पर आ गिरा। कंधा सड़क से टकराया तो होंठों से चीख निकल गई। रिवॉल्वर दूर जा गिरा। उसी पल पीछे से शेख और पौआ आ गए। इसे हम संभाल लेंगे, तुम लोग वैन ले जाओ, देवराज चौहान ने कहा। प्रतापी ने रिवॉल्वर हाथ में पकड़ी और उछलकर वैन की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। पौआ देवराज चौहान वाली कार की तरफ दौड़ा कि उसे आगे से हटा सके। बलराम गोरे को पकड़कर शेख ने उठाया और सड़क के किनारे ले गया। प्रतापी ने रिवॉल्वर लाल सिंह की तरफ करके कहा, नीचे उतर। घबराया सा लाल सिंह जल्दी से दरवाजा खोलकर वैन से नीचे उतर गया। ऊपर पहुंच चुके टिड्डे ने लाल सिंह को एक तरफ धकेला और वैन के भीतर बैठकर दरवाजा बंद कर लिया। प्रतापी ने तब तक वैन स्टार्ट कर ली थी। तभी आगे खड़ी चौहान वाली कार आगे से हटी और एक तरफ हो गई। प्रतापी ने वैन आगे बढ़ाते ऊंचे स्वर में देवराज चौहान से कहा, तुम कब तक वहां पहुंच रहे हो? आधे घंटे में, देवराज चौहान ने कहा। अगले ही पल वैन वहां से दौड़ती चली गई। अब सड़क के किनारे अब सड़क के किनारे बीचों बीच शेख और टिड्डे वाली कार खड़ी थी, जिसका बोनट पिचक कर ऊपर उठ गया था। बम्पर और आगे का हिस्सा पूरी तरह पिचक चुका था। वो कार सुबह ही सड़क के किनारे से उठाई गई थी। लाल सिंह हक्का बक्का सा सड़क के किनारे खड़ा था। इन्हें यहीं छोड़ दो, देवराज चांद ने शेख से कहा, और निकलो यहां से। तुम लोग, बलराम गोरे पीड़ा से अपना कंधा पकड़कर चीखा, बच नहीं सकोगे। परंतु किसी ने उसकी बात की परवाह नहीं की। देवराज चौहान, शेख और पौआ देवराज चौहान वाली कार की तरफ लपके। देखते ही देखते वो लोग कार में बैठे और कार आगे बढ़ गई। इस बात से वो अब तक अनजान थे कि वैन में दो गनमैन रोमी और जवाहर मौजूद थे। लाल सिंह सड़क पार कर घबराया सा बलराम गोरे के पास पहुंचा। बलराम गोरे ने पीड़ा से अपना कंधा थाम रखा था। ये क्या हो गया बलराम? लाल सिंह बोला। तेरे कंधे को क्या हुआ? बलराम गोरे ने कठोर नजरों से लाल सिंह को देखा। तेरा कंधा, तू भी उनके साथ मिला हुआ था, बलराम गोरे ने भड़की आवाज में कहा। क्या? लाल सिंह चिढ़ पड़ा। उसे बलराम गोरे से ऐसे शब्दों की आशा नहीं थी। तू भी उनके साथ था? क्या बकवास करता है? लाल सिंह ने खुद को संभाला। कितने नोट लिए उनसे वैन का लॉक स्विच ऑफ करने के लिए? मैंने लिए? लाल सिंह के होंठ खुल गए। हाँ, तूने लिए। जब तू टक्कर होते ही मुझ पर गिरा तभी तूने स्विच ऑफ किया। लाल सिंह समझ गया था कि बलराम गोरे ऐसे ही हवा में हाथ मार रहा है। लाल सिंह के चेहरे पर क्रोध नाच उठा। अब समझा कि वो लोग कैसे आसानी से वैन ले भागे, लाल सिंह ने कड़वे स्वर में कहा। क्या मतलब? तू ही उनसे मिला हुआ था, तूने ही लॉक का स्विच ऑफ किया। वो स्विच तेरी तरफ था, मेरी तरफ नहीं। ये वैन तेरी है, इस पर तेरा कंट्रोल है। उस स्विच को ऑन ऑफ करने का मालिक तू ही है। मेरा उस स्विच से क्या मतलब? इस काम के तूने 10-20 लाख रुपया लिया हो तो लिया हो। क्यों बलराम, ठीक कहा ना मैंने? तेरी ये हिम्मत कि तू मुझे ही सच बात कहने में हिम्मत कैसी? लाल सिंह हाथ में दबे फोन से विनय गुप्ता का नंबर मिलाता हुआ कह उठा। अभी तेरी करतूत के बारे में मैनेजर साहब को बताता हूँ। तूने ये भी नहीं सोचा कि जवाहर और रोमी भी वैन के भीतर हैं, और तूने वैन को उन लोगों के हवाले कर दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो आदमी कार से बाहर निकला और वैन के पास पहुंचकर उसने सीधे सीधे दरवाजा खोल लिया, जैसे कि वो जानता था कि दरवाजा खुला मिल जाएगा। 10-20 लाख के लालच में तूने वैन में पड़ा 60 करोड़ रुपया हाथ से जाने दिया। जवाहर रोमी खतरे में पड़े वो अलग। बकवास मत कर हरामी के, तूने ही। तेरे को मैंने ही कहा कि पुलिस को फोन करते हैं, जवाहर ने कहा, परंतु तू नहीं माना। मैनेजर साहब को खबर करने से मुझे रोक दिया, क्योंकि तू उन लोगों से मिला हुआ था। 10-20 लाख में तूने, मैं तेरी जान ले लूंगा, बलराम गोरे गला फाड़कर चीखा। कंधे का दर्द उसे परेशान कर रहा था। ऊपर से परेशानी थी कि लाल सिंह की बातें तूने ही गड़बड़ की हैं। अभी मालूम हो जाएगा। लाल सिंह ने होंठ भींचकर फोन कान से लगाया। लाल सिंह जानता था कि उसे खुद को बचाना है, वरना सारी उम्र जेल में बीत जाएगी। उधर से विनय गुप्ता का स्वर कान में पड़ा। जल्दी पहुंच गए लाल सिंह?
कहीं नहीं पहुंचे, लाल सिंह फट पड़ा। नमक हराम बलराम गोरे ने वैन लुटवा दी, बलराम गोरे ने, कहता रहा लाल सिंह। जो मन में आया बोलता रहा और कंधा थामे नीचे बैठा बलराम गोरे उसे गालियां देता रहा। अगला दृश्य। प्यारा अपने कमरे से निकला और चाची के बगल के दरवाजे में जा घुसा। सामने एक गिन्नी बैठी थी, सिर के लंबे बालों में कंघी कर रही थी, आंखों में काजल लगा था। आज तो नाक में नथ भी डाली थी, जो कि लश्कारा मार रही थी। वो बला की खूबसूरत लग रही थी। प्यारे का दिल जोर जोर से धड़क उठा। गिन्नी उसे देखकर मुस्कुराई। प्यारा भी मुस्कुराया और पास एक कुर्सी पर बैठ गया। तेरा क्या हाल है गिन्नी? मैं तो ठीक हूं, तू अपनी सुना। मैं तेरे को कैसा लगता हूं? सच बताना। अच्छा लगता है। तू मेरे से शादी करेगी? मैं तो कर लूं, लेकिन माँ के मन में जाने क्या है। चाची की बात छोड़, उसे सीधा करने का रास्ता है मेरे पास। क्या? प्यारे ने दूसरे कमरे की तरफ झांका और धीमे से गिन्नी से कह उठा, जो शादी के बाद करते हैं वो सब कुछ पहले ही कर लेते हैं। ये तू क्या कहता है? मेरी माँ मेरी हड्डियां तोड़ देगी। चाची की तो फिक्र ना कर गिन्नी, जब बच्चा ठहर जाएगा तब तो तेरी माँ मेरे पीछे दौड़ेगी कि मैं तेरे से शादी कर लूं। लेकिन तेरे को मुझ पर भरोसा है? हाँ है तो सही। तो फिर ऐसा ही करते हैं। तू मुझसे शादी करेगी ना? पक्का? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में तू? कैसी बातें करती है गिन्नी? मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। एक बात बताऊं तेरे को? गिन्नी ने सिर आगे करके कहा। क्या? आज सुबह लक्ष्मण आया था। कौन लक्ष्मण? वो जो सड़क के किनारे फुटपाथ पर स्कूटर ठीक करने का काम करता है। अच्छा वो हरामी है साला। काम धंधा करता नहीं, फुटपाथ पर बैठा आती जाती लड़कियों को सीटी मारता रहता है। मेरे को भी सीटी मारता है जब मैं वहां से निकलती हूँ। तू क्या बता रही थी? सुबह लक्ष्मण आया था। माँ उससे कह रही थी कि अगर वो 1 लाख रुपए उसे देगा तो मेरी शादी उससे कर देगी। चाची ने ऐसा कहा? हाँ। तभी तो कहती हूँ कि पता नहीं माँ के मन में क्या है। लेकिन मैं लक्ष्मण को पसंद नहीं करती। डरती हूँ कि कहीं माँ मेरी शादी उससे ना कर दे। तू फिक्र मत कर, मैं सब ठीक कर। तभी चाची ने भीतर प्रवेश किया। प्यारे को देखकर वो ठिठकी और आंखें नचाकर बोली, वाह प्यारे, चुपके चुपके गिन्नी से बातें हो रही हैं। मुझे तो खबर भी नहीं कि तू आया है। अभी तो आया हूँ चाची। चाची टूटे से सोफे पर बैठती हुई कह उठी, अच्छा हुआ जो तू आ गया। मैं सोच ही रही थी कि तेरे से बात करूं। क्या बात? गिन्नी की शादी की? प्यारे ने गिन्नी को देखा, फिर चाची को देखा। कब कर रही है चाची गिन्नी की शादी मेरे से? रात बात की तेरे चाचा से। फिर? तेरे चाचा का कहना है कि प्यारा लड़का अच्छा है, लेकिन कमाई का कोई रास्ता तो नहीं है उसके पास। शादी के बाद गिन्नी को खिलाएगा क्या? तू चिंता क्यों करती है चाची? मैं अपने हिस्से का भी गिन्नी को खिला दूंगा। खर्चे बहुत होते हैं। कल को बच्चा होगा, उसके दूध का, बीमारी का, कई खर्चे और भी होंगे। चाची मैं को काम कर लूंगा। तू काम करेगा तो दिन भर गिन्नी क्या करेगी? सारा दिन अकेली बैठी रहेगी ये तो। प्यारे के चेहरे पर उलझन भरी। तू कहना क्या चाहती है चाची? मैंने तो ठीक कहा है कि कोई काम कर। तेरे को काम की क्या जरूरत? तू राजा बनकर घर पे बैठकर खा। वो कैसे? मैंने सोचा है कुछ। बोल चाची, कहने में इतनी देर क्यों लगा रही है? तू अपना घर बेचकर मेरे पास रहना शुरू कर दे। सारा पैसा मेरे को दे देना, जैसे तेरे चाचा देते हैं। तू घर के काम कर दिया करना और रोटी खाते रहना। गिन्नी हर वक्त तेरे पास रहेगी। प्यारे ने गिन्नी को देखा। उसे अपने को देखते पाकर गिन्नी ने हौले से इनकार में सिर हिला दिया। उसे चाची के घर बेचने की बात बुरी लगी थी। मैं घर नहीं बेचूंगा। क्यों? जरूरत ही क्या है जो? तेरे को जरूरत नहीं, मेरे को तो जरूरत है। तू सारी उम्र मेरे घर में रहेगा तो अपने खाने का पैसा भी साथ लाएगा। चाची मैं गिन्नी के साथ अपने घर में रहूंगा। ये क्या बात हुई? मैं तो तेरे को घर बेचने को कह रही। मैं घर नहीं बेचूंगा। शादी के बाद वो घर गिन्नी के नाम कर दूंगा। गिन्नी के क्यों? तू घर मेरे नाम कर दे। गिन्नी की माँ हूं, बाहर की नहीं हूं।
गिन्नी मेरी पत्नी होगी तो घर उसके नाम ही करूंगा चाची। चाची ने प्यारे को घूरा। प्यारे अपनी बात पर अडिग दिखा। एकाएक चाची मुस्कुरा पड़ी। तू सच में बहुत भोला है। मैं तो तेरा जुगाड़ भुला रही हूं कि तेरी जिंदगी मजे से कटे। थोड़ा सा तो तेरे को किराया मिलता है, जो कि तेरे को पूरा नहीं पड़ता। गिन्नी का पेट कहाँ से भरेगा? मैं कोई काम कर लूंगा। काम करने के लिए पैसा चाहिए। नौकरी तो तेरे को कोई देगा नहीं, क्योंकि तू किसी लायक नहीं। मैं कोई बढ़िया सा काम कर लूंगा। ठीक है, पहले काम कर ले, पैरों पे खड़ा हो जा, उसके बाद मेरे पास आना। तब तक तू गिन्नी का ब्याह किसी और के साथ नहीं करेगी। बढ़िया रिश्ता मिला तो क्यों ना करूंगी। तू क्या चाहता है, मैं अपनी जवान लड़की को घर पर बिठाए रखूं? तेरा क्या है? क्या पता तू अपने पैरों पर कभी खड़ा हो भी ना सके। तेरे को तो कहा कि अपना मकान बेच दे, मेरे घर आके रह ले, परंतु तेरे को समझ नहीं आती मेरी बात। आज सुबह लक्ष्मण आया था, 1 लाख देने को तैयार है अगर गिन्नी के साथ उसका ब्याह कर दूं तो। लक्ष्मण तो आवारा है, उसके पास नोट है प्यारे। पैसा सारी बुराइयां छिपा लेता है। कल को जब वो सजा धजा कर गिन्नी को इसके साथ सड़क पर चलेगा, तो तब तू सोचेगा कि तूने आज मेरी बात मान ली होती तो कितना अच्छा रहता। प्यारा कुछ बेचैन सा हुआ। गिन्नी को देखा। मन में सोचा कि गिन्नी कितनी खूबसूरत है। लाखों में एक है गिन्नी। लाखों में एक तो तुम भी हो चाची। मैं तो बेवकूफ थी, अपनी खूबसूरती का कोई फायदा नहीं उठाया, वरना कहाँ से कहाँ होती, महलों में रह रही होती। चाची को पता है तेरे ये ख्यालात। तुझे क्या, तू गिन्नी की तरफ ध्यान दे, वरना ये तेरे हाथों से फिसल जाएगी। कितने का होगा तेरा मकान? पता नहीं, 5-7 का तो होगा ही। मैं सोचकर कल बताऊंगा इस बारे में चाची। चाय तो पीता जा। गिन्नी, प्यारे को चाय। रहने दे चाची, मन नहीं है, कहकर प्यारा बाहर निकल गया। चाची ने गिन्नी से कहा, कहीं प्यारा नाराज तो नहीं हो गया? मुझे क्या पता। जा तू प्यारे की टोह ले, उसे मकान बेचने पर राजी कर। गिन्नी उठ खड़ी हुई। और सुन, चाची ने गिन्नी को घूरा, कोई गलत काम मत करना। समझदार औरत वो होती है जो बातों बातों में अपना काम निकाल लेती है। तू भी ऐसी बन जा। मर्दों को उंगलियों पे इसी तरह नचाते हैं। मुझे इन बातों की क्या समझ माँ। वैसे तू मेरी शादी प्यारे से करने को तैयार है? मैं पागल नहीं हूँ। लक्ष्मण से तेरा ब्याह करूंगी। वो पैसे वाला है, 1 लाख नगद मुझे देने को तैयार है। प्यारे की तो इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि सगाई के लिए सोने की अंगूठी का इंतजाम कर सके। चाची ने मुंह बनाकर कहा। गिन्नी बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। अगला दृश्य। प्यारे को चाची की बात बहुत बुरी लगी थी। घर को तो वो अपनी माँ बाप की निशानी समझता था, और चाची कहती है कि गिन्नी से शादी के लिए उस घर को बेचकर उसके घर पर आ जाए, सारा पैसा उसे दे दे। आज प्यारे को पहली बार महसूस हुआ कि पैसा होना जरूरी है, ताकि चाची जैसे लोग दिल को तकलीफ देने वाली बात न कर सकें। घर में आकर प्यारा कुर्सी पर बैठा था। चाची ने उसके और गिन्नी के ब्याह में अड़चन डाल दी थी। जब तक वो मकान बेचकर पैसा चाची को नहीं देगा, चाची ब्याह करने को तैयार नहीं होगी। परंतु प्यारे को विश्वास था कि गिन्नी उसकी वो वाली बात मान जाएगी, शादी से पहले मां बनने वाली बात। फिर तो चाची उसके पीछे दौड़ेगी कि वो गिन्नी से शादी कर ले। मन ही मन प्यारे ने तय किया कि वो कोई काम करेगा। चाची ने ठीक ही कहा है कि परिवार पालने के लिए पैसे की जरूरत तो होती है। तभी गिन्नी ने भीतर प्रवेश किया। गिन्नी को देखते ही प्यारा फौरन खड़ा हो गया। गिन्नी, माँ की बात का बुरा मत मानना। वो तेरे को घर बेचने को कह रही थी। मैं घर नहीं बेचूंगा। मत बेच, मैंने तो तेरे से नहीं कहा। प्यारे ने आगे बढ़कर गिन्नी का हाथ थाम लिया। गिन्नी ने कोई एतराज नहीं किया। तेरे को अच्छा लगा कि मैंने तेरा हाथ पकड़ा? हाँ, तू लक्ष्मण से बहुत अच्छा है। मैं तेरे से ब्याह करूंगी। सच? तेरी कसम। ओ गिन्नी, तू कितनी अच्छी है। देख, तेरी माँ सीधी तरह तो मानने वाली नहीं। एक ही रास्ता है जो तेरे को बता चुका हूँ। मैं तेरे पेट में बच्चा ठहरा देता हूँ। गिन्नी शर्मा उठी। मंजूर है ना तेरे को? फिर तू मेरे से शादी करेगा ना? पागल नहीं हो जो तेरे से शादी ना करूं। तेरे से शादी करने के लिए ही तो ये सब कुछ कर रहा हूँ। चल पीछे वाले कमरे में। क्यों? वो सब करके बच्चा, माँ आ जाएगी, उसे पता है मैं तेरे पास आई हूँ। ओह,
चाची दो चार दिन के लिए कहीं बाहर नहीं जाती? गिन्नी शर्म से मुस्कुरा उठी। वो कह उठी, मौसी के लड़के का ब्याह है जल्दी ही। सच? हाँ, लेकिन तब तो वो मेरे को साथ लेकर जाएगी। सच? हाँ, बहाना लगा दूंगी, अपने को बीमार कर लूंगी। ओ गिन्नी, तू कितनी अच्छी है। तू तू बस भी कर, अब मुझे जाने दे। गिन्नी ने हाथ छुड़ाया। तो हमारा प्रोग्राम पक्का रहा? गिन्नी ने सहमति से सिर हिलाया और पलटकर बाहर चली गई। प्यारे खुश था। सब काम आसानी से हो गया था। चाची शादी में जाए तो पीछे से रास्ता साफ, पत्ते सीधे पड़ रहे थे। खुशी से प्यारे के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसी वक्त सोनू आ धमका। बहुत सही वक्त पर आया तू, मुझे तेरी ही कमी महसूस हो रही थी। प्यारा कह उठा। सब ठीक तो है? सोनू ने प्यारे को देखा। गिन्नी पट गई। प्यारा बोला, बच्चा ठहराने वाली बात तय हो गई। तय हो गई? तो क्या तूने उसे साफ कह दिया था? सोनू हड़बड़ा उठा। हाँ तो? वो मान गई? उसने जूते नहीं मारे तुझे? चाची तेरे को ठोकने नहीं आई? क्या बात करता है? गिन्नी मुझे पसंद करती है। सोनू अभी तक अटपटाया सा प्यारे को देखे जा रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं, तू आगे बोल। मैं तो बाकी का 250 देने के चक्कर में राखी बंधवाने में नहीं गया। तूने कुछ किया गिन्नी के साथ? अभी कहाँ, अभी तो बात ही पक्की हुई है। गिन्नी ने बताया कि चाची एक दो दिन में शादी के लिए जाने वाली है तब। फिर तो गिन्नी भी साथ जाएगी। वो कहती है बीमार होने का बहाना बनाकर घर पर रह लेगी। समझदार है गिन्नी। सोनू ने सिर हिलाया। प्यारा मुस्कुराया, फिर कह उठा, ये रास्ता तूने ही सुझाया है कि गिन्नी को बच्चा ठहरा दूं। फिर तो चाची शादी करने के लिए पीछे पड़ जाएगी। वो तो मुझे भक्ते की याद आ गई कि उसकी शादी ऐसे ही हुई थी। भक्ता किस्मत वाला निकला। मैं आज भक्ते से मिलूंगा। क्यों? उससे पूछूंगा कि उसने बच्चा कैसे ठहराया। कोई तो फायदे की बात बताएगा जो मेरे काम आएगी। ठीक है, बात करना उससे। अमर सिंह ने तेरे को स्मैक दी कि नहीं? दी होती तो दोनों एक साथ बैठकर मजा करते। कमीना पहले 300 मांगता है। किराएदार नहीं लौटा गांव से? अभी कहाँ आएगा? हफ्ते के लिए कहकर गया है, 15 दिन से पहले नहीं आने वाला। तेरे किराएदार ने नहीं दिए पैसे? रात मांगे थे, बोलने लगा अभी तनख्वाह नहीं मिली। ये सब ऐसे ही होते हैं। प्यारे बोला। अब मैं कोई काम करूंगा सोनू। काम? क्यों? गिन्नी से शादी हो जाएगी, खर्चे बढ़ जाएंगे। किराए से काम कैसे चलेगा? तेरे को काम करने की क्या जरूरत? तू मेरे घर में रहने आ जा। एक कमरा तेरे लिए खाली कर दूंगा। तो अपने घर का क्या करूंगा? किराए पर दे देना। बात तो ठीक है तेरी, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। कल को दो तीन बच्चे हो गए तो काम कैसे चलेगा? ठीक है, कर लेना काम, पहले गिन्नी से शादी कर ले। तू भक्ते से मिलकर पूछ, शायद वो कोई बढ़िया टोटका बता दे बच्चा ठहराने का। आज ही मिलूंगा, पूछना उससे। अगला दृश्य। प्रतापी के चेहरे पर खुशी और उत्तेजना भरी चमक थी। वो वैन को दौड़ाए जा रहा था। पौवा उसकी बगल वाली सीट पर बैठा था। सब कुछ कितनी आसानी से हो गया। पौवा के होंठ भिजे हुए थे। हमारे कब्जे में 60 करोड़ रुपया है, प्रतापी ने हंसकर कहा। हमें साढ़े सात ही मिलना है, पौवे ने कहा। बहुत है, इतने में मेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी, प्रतापी बोला। वैन को चलाने में ध्यान दे, कहीं ठोक मत देना। चिंता मत कर, मेरे से कभी एक्सीडेंट नहीं होता। वैसे देवराज चौहान कमाल का बंदा है, वरना हम तो वैन पर कब्जा करने की सोच भी नहीं सकते थे। सच में सब कुछ आसानी से हो गया। मैं सोच रहा था कि शायद लाल सिंह लॉक ना खोल सके। डर तो मुझे भी था, परंतु काम हो गया, प्रतापी ने हंसकर कहा। ज्यादा खुश ना हो अभी। क्यों? पहले ठिकाने पर पहुंच ये खबर फैल गई होगी कि कोई बैंक वैन ले भागा है। पुलिस चौकन्नी हो रही होगी। रास्ते में कहीं पुलिस भिड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भागने भी नहीं देगी पुलिस। एकदम से फायरिंग शुरू हो जाएगी। अधिकतर लोग इसी तरह मारे जाते हैं, पौवे ने गंभीर स्वर में कहा। जब तक स्टेयरिंग मेरे हाथ में है तब तक सब ठीक रहेगा। मैं एक्सपर्ट ड्राइवर हूं। जब तक स्टेयरिंग मेरे हाथ में है तब तक सब ठीक रहेगा। मैं एक्सपर्ट ड्राइवर हूं। जब गोलियां चलेंगी तो तब देखूंगा तेरी ड्राइविंग को। ऐसी बात मत कह, सब ठीक रहेगा।
वैन तेजी से दौड़ी जा रही थी। अभी सुनसान सड़क वाला रास्ता ही चल रहा था। इस तरफ ट्रैफिक बहुत कम था। तभी उनके कानों में आहट पड़ी। पौवा चौंका। गाड़ी प्रतापी चलाता हुआ कह उठा, ये आवाज कहाँ से आई? वैन में पीछे से आई। पौवा बोला, 5 स्टील के बॉक्स नोटों से भरे हैं। कोई आपस में टकराया होगा। वैन को तेज भी तो दौड़ा रहा हूं। प्रतापी हंसा। तभी पौवे की निगाह प्रतापी के सिर के पास बनी 3 इंच की खिड़की पर पड़ी। पीछे बात करने के लिए खिड़की जैसा सुराख है। पौवे के होंठ से निकला, भीतर कोई है तो नहीं? क्या पता। पौवा अपनी जगह से उठा और उस नन्ही सी खिड़की पर आंख लगाकर देखा, परंतु भीतर घुप अंधेरे के अलावा कुछ ना दिखा। पौवे ने वहां से आंख हटाई और बोला, भीतर कोई है? जवाब में कुछ भी सुनने को नहीं मिला। पौवे ने खिड़की के ऊपर लगा ढक्कन सरका दिया। अब वो बंद हो गई। कोई नहीं है। पौवा वापस अपनी सीट पर बैठता हुआ बोला, भीतर सिर्फ 60 करोड़ हैं जो बात नहीं करते। प्रतापी हंस पड़ा। तभी भीतर से पुनः मध्यम सी आहट उभरी। दोनों की नजरें मिली। पौवे, प्रतापी का स्वर तेज हो गया, भीतर कोई है। पौवे के होंठ भिज चुके थे। तो कुछ कहता क्यों नहीं? ठिकाने पर पहुंच वहीं सोचेंगे। पौवे ने सख्त स्वर में कहा। नोट निकालने के लिए वैन का पिछला दरवाजा खोला तो वो गोलियां चला देगा। बोला तो ठिकाने पर पहुंच वहीं चलकर इसका कोई इलाज सोचेंगे। खाम खा की मुसीबत आ गई। प्रतापी स्टेरिंग पर हाथ मारता हुआ कह उठा, मैंने पहले ही कहा था कि ज्यादा खुश मत हो। मुसीबतें इसी तरह चुपके से आती हैं। और वो देख जगमोहन। प्रतापी के होंठों से तेज स्वर निकला। तभी पौवा भी जगमोहन को देख चुका था। जगमोहन सड़क के बीचों बीच खड़ा वैन को रोकने का इशारा कर रहा था। पौवे की आंखें सिकुड़ गई। प्रतापी वैन की रफ्तार कम करने लगा। इसे कैसे पता कि हम इधर से वैन लेकर आ रहे हैं? पौवा कह उठा। क्यों नहीं पता होगा? प्रतापी ने वैन धीमी करते हुए बोला, सब योजना इसे तो पता ही थी। लेकिन ये कल कहाँ गायब हो गया था और अब मौके पर सामने आ गया? जगमोहन अकेला ही लगा उसे। वैन अब बेहद बेहद धीमी हो गई थी। जगमोहन के पास पहुंचे जा रही थी। जगमोहन दोनों हाथ ऊपर उठाए अभी तक वैन को रुकने का इशारा कर रहा था। ये हमारी योजना में शामिल नहीं है प्रतापी। पौवा कह उठा। क्या मतलब? जगमोहन का इस तरह रास्ते में मिलना और उसे वैन में बिठाना हमारी योजना में शामिल नहीं है। कैसी अजीब बात कर रहा है। ये जगमोहन है, देवराज चौहान का साथी। देवराज चौहान जगमोहन को देखकर खुश हो जाएगा। हमारा वक्त भी बचेगा। वरना हमने इस काम के बाद जगमोहन की तलाश में लग जाना था। पौवे की एकटक निगाह जगमोहन पर थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तब तक प्रतापी ने जगमोहन के पास किनारे सड़क किनारे वैन रोक दी और बोला, तू पागल है? जगमोहन पर शक कर रहा है? जगमोहन जल्दी से वैन के दरवाजे के पास पहुंचा। पौवे ने दरवाजा खोला और कह उठा, तू कल कहाँ गायब हो गया था? मुसीबत में पड़ गया था। कैसी मुसीबत? जल्दी से नीचे उतर। बाहर आ। बाहर? पौवे के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। वक्त नहीं है, तू अंदर आ जा, जल्दी कर। तभी जगमोहन ने पौवे की बाह पकड़ी और तीव्रता से उसे अपनी तरफ खींचा। ये सब अचानक हुआ। पौवा खुद को संभाल नहीं सका और वैन के बाहर आ गिरा। ये क्या कर रहा है? स्टीयरिंग सीट पर प्रतापी ऊंचे स्वर में कह उठा। तभी प्रतापी की तरफ का दरवाजा खुला। प्रतापी ने चौंक कर उधर देखा। वहां सुदेश खड़ा था। सुदेश के पीछे अंबा हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा था। प्रतापी की आंखें फैल गई। सुदेश ने प्रतापी को मौका दिए बिना बाहर खींच लिया और फौरन प्रवेश कर गया और स्टीयरिंग सीट पर जा बैठा। वैन बंद हो चुकी थी। उसे पुनः स्टार्ट किया। उधर पौवा नीचे गिरते ही उछलकर खड़ा हो गया। वो हड़बड़ाहट में था। तू तू क्या कर रहा है जगमोहन? पौवा चीखा। जगमोहन के हाथ का जोरों का घूंसा जगमोहन का हाथ जोरों से घूमा और पौवे के चेहरे से जा टकराया। पौवे का सिर घूमा। जगमोहन फुर्ती से उछलकर वैन के भीतर जा बैठा। सुदेश ने वैन आगे बढ़ा दी। पौवा ठगा सा वैन को जाते देखता रहा। उसे समझ नहीं आया कि करूं क्या। कम से कम जगमोहन से तो उसे ऐसी हरकत की आशा नहीं थी। क्या से क्या हो गया? वैन के हाथ सामने से निकल जाने के पश्चात उसे प्रतापी दिखा, जो कि अंबा के काबू में खड़ा था। अंबा के हाथ में रिवॉल्वर थी। अंबा सावधानी से प्रतापी पर रिवॉल्वर लगाए उसे पौवे के पास ले आया।
कौन हो तुम? प्रतापी गुस्से से चीखा। ये कमीने देवराज चौहान के ही साथी हैं, पौवे ने कहना चाहा। वो तभी पीछे से आकर एक कार उनके पास रुकी। ड्राइविंग सीट पर जगदीश बैठा था। अम्बा ने प्रतापी को धक्का दिया और कार का दरवाजा खोलकर भीतर बैठने लगा कि तभी पौवे का हाथ तेजी से अपनी जेब में गया तो अम्बा गुर्रा उठा। हाथ बाहर निकला। हाथ बाहर निकाल ले वरना अभी शूट कर दूंगा। पौवे ने होंठ भींचकर ठिठक कर अम्बा को देखा। अम्बा के चेहरे पर दरिंदगी के भाव थे। रहने दे, प्रतापी ने दबे स्वर में कहा। पौवे ने खाली हाथ जेब से निकाला और गुर्राया। तुम लोग जगमोहन के साथ? चुप कर। अम्बा गुर्राया और कार में बैठ गया। अगले ही पल कार को जगदीश ने दौड़ा दिया। पौवा और प्रतापी ठगे से खड़े रह गए। चेहरों की खुशी तो कब की हवा हो चुकी थी। 60 करोड़ हाथ में आया और 10 मिनटों में हाथ से निकल गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जगमोहन ने ऐसा किया। पौवा ने प्रतापी को देखा। प्रतापी पहले से पौवे को देख रहा था। मैंने तो तेरे से कहा था कि वैन मत रोक। ऐसे मौके पर जगमोहन का नजर आना मुझे ठीक नहीं लगा, परंतु तूने। मैं अपनी जगह ठीक था। भला जगमोहन गड़बड़ क्यों करेगा? मैंने तो यही सोचा। कर दी ना। मुझे अभी भी विश्वास नहीं आ रहा। प्रतापी परेशान था। 60 करोड़ वो ले उड़ा, पौवा खा जाने वाले स्वर में बोला। और तेरे को अभी भी विश्वास नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो गया पौवे? देवराज चौहान हमसे चाल खेल गया, पौवे ने दांत किटकिटाकर कहा। चाल? हरामी ने हमें इकट्ठा किया बैंक वैन पर हाथ डालने के लिए। सब कुछ तैयार करके जगमोहन को गायब कर दिया और अब वो वैन छीनने के लिए हमारे सामने आ गया। पौवा पागल हो गया था। मुझे तेरी बात ठीक नहीं लगती, प्रतापी ने परेशान स्वर में कहा। क्यों नहीं? देवराज चौहान ने यह काम करना होता तो वो जगमोहन को हमारे सामने ही क्यों लाता? उसे छिपा कर रखता। उसे छिपा कर रखता तो उसे देखकर वैन कैसे रोकता? अब जगमोहन वैन ले जाने में सफल कैसे होता? प्रतापी ने पौवे को देखा। पौवे का चेहरा सुलग रहा था। साला कुत्ता देवराज चौहान। नहीं, तू गलत लगता। नहीं, तू गलत लगता है मुझे, प्रतापी गंभीर स्वर में बोला। बकवास मत कर। देवराज चौहान इस तरह गद्दारी नहीं कर सकता। क्यों? उसने क्या भगवान के दरबार में जाकर कसम खा रखी है कि वो ऐसा नहीं करेगा? पौवा खा जाने वाले स्वर में प्रतापी को घूरता हुआ बोला। ये तेरे को पक्का ही पता था कि वो जगमोहन था? हाँ हाँ, वो जगमोहन था। जगमोहन देवराज चौहान का पक्का साथी है। हाँ है। और अब जगमोहन ही हमसे वैन छीन कर ले गया। मेरे को घूंसा भी मारा। प्रतापी ने होंठ भींचकर पौवे को देखा। और तू कहता है कि देवराज चौहान गद्दारी नहीं कर सकता? प्रतापी के होंठ भिचे रहे। जगमोहन ऐसा काम देवराज चौहान की हामी के बाद ही करेगा। इधर देवराज चौहान ने हमें अपने साथ लगाए रखा और उधर से जगमोहन से वैन छीनने की तैयारी करवाता रहा और हमें कह दिया कि जगमोहन गायब हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आता। 2-4 जूतियां और पड़ेंगी तो सब समझ में आ जाएगा, पौवे ने कड़वे स्वर में कहा। मैंने पूरा विश्वास किया था देवराज चौहान पर। सबने ही किया था। पौवे ने गहरी सांस ली। अब क्या होगा पौवे? खेल खत्म। ये तो गलत बात है। इस तरह देवराज चौहान साढ़े 60 करोड़ हजम नहीं कर सकता। तू उसे रोकेगा? प्रतापी ने पौवे को देखा। वो खतरनाक है। हम उसके सामने पानी भरते हैं प्रतापी। जो भी हो, इस तरह धोखा देकर वो 60 करोड़ हजम नहीं कर सकता। देवराज चौहान तो कहेगा कि जो जगमोहन ने किया उसकी मर्जी से नहीं किया। इस तरह वो बच नहीं सकता। प्रतापी के चेहरे पर गुस्सा नाचा। जगमोहन उसका खास आदमी है। हमें ठिकाने पर पहुंचना चाहिए। तेरा क्या ख्याल है कि वो वहां पहुंचेगा? पौवे ने जहरीले स्वर में कहा। नहीं पहुंचेगा। कभी नहीं। जगमोहन उसे खबर दे देगा कि काम हो गया। ऐसे में देवराज चौहान टिड्डे और शेख को जूल देकर निकल जाएगा। नंबरी हरामी है वो। यूं ही उसने नाम नहीं कमा रखा अंडरवर्ल्ड में। मेरे 7.5 करोड़ गए। प्रतापी ने अपने सर को झटका दिया। मैं 60 करोड़ के बारे में सोच। तभी पीछे से आती कार उनके पास आकर रुकी। दोनों की निगाह घूमी। कार में देवराज चौहान, शेख और टिड्डा बैठे थे। तीनों आनंद फानंद दरवाजा खोलकर बाहर निकले। वैन कहाँ है? टिड्डा गला फाड़ कर चीखा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? प्रतापी और पौवे की नजरें मिली। फिर वो देवराज चौहान को देखने लगे। वैन कहाँ है? शेख घबराए स्वर में बोला। क्या हुआ? जो देवराज चौहान से पूछो।
पौवा कड़वे स्वर में बोला। यह वैन के बारे में बताएगा? देवराज चौहान के माथे पर बल पड़ गए। देवराज चौहान बताएगा? इसे कैसे पता कि वैन किधर है? ये तो हमारे साथ था। लेकिन वैन कहाँ है? टिड्डा ने पौवे की बांह पकड़ के हिलाया। जगमोहन ले गया। क्या? शेख बुरी तरह चौंका। टिड्डा पौवे को देखने लगा। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। जगमोहन यहाँ कहाँ? शेख के होंठों से निकला। उसके साथ 3 लोग और भी थे। प्रतापी ने देवराज चौहान को देखते कड़वे स्वर में कहा, हमसे क्या पूछते हो? देवराज चौहान से पूछ लो, इसे सब मालूम है, ये बताएगा। टिड्डे ने देवराज चौहान को देखा। इसे कैसे मालूम है? शेख अभी तक हक्का बक्का था। जगमोहन ने जो किया इसी के कहने पर किया है। इसकी एक योजना हमारे साथ थी तो दूसरी जगमोहन के साथ। ये सब कैसे हुआ मुझे बताओ, देवराज चौहान कह उठा। तुम तो इस तरह कह रहे हो जैसे तुम्हें पता ही ना हो, प्रतापी ने तीखे गुस्से से स्वर में कहा। प्रतापी ने तीखे गुस्से से भरे स्वर में कहा, पता नहीं, खामखा मुझ पर उंगली मत उठाओ, तुम्हें सब पता है, पौवे ने क्रोध से कहा। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाई। शेख और टिड्डे की नजरें मिली। इधर तो आ। टिड्डा शेख का हाथ थामे 4 कदम दूर ले गया। तेरे को क्या लगता है? शेख ने पूछा। देवराज चांद ने गड़बड़ी की है? नहीं, देवराज चांद ऐसा नहीं कर सकता। टिड्डे ने इंकार में गर्दन हिलाई। परंतु बैंक वैन को जगमोहन ले भागा। टिड्डे ने होंठ भींच लिए। देवराज चांद ऐसा घटिया काम नहीं करेगा, मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। तेरा मतलब कि जगमोहन ने अपने तौर पर गड़बड़ की है? लगता तो ऐसा ही है, शेख सोच भरे स्वर में बोला। ये 60 करोड़ का मामला है, थोड़ा बहुत पैसा होता तो परवाह ना होती। टिड्डा होंठ भींच कर बोला। अब तो पैसा हाथ से गया। बिल्कुल गया। आज जरा सुने कि देवराज चौहान क्या कहता है। मेरा तो दिमाग घूमा हुआ है, शेख ने अपने सिर पर हाथ मारकर बोला। दोनों वापस उनके बीच जा खड़े हुए। प्रतापी देवराज चौहान को बता रहा था कि जगमोहन ने कैसे सब कुछ किया। देवराज चौहान गंभीर था। पौवा दांत भींचे देवराज चौहान को घूरे जा रहा था। देवराज चौहान को घूरे जाने का एहसास हुआ। प्रतापी सब कुछ बताकर खामोश हुआ। देवराज चौहान ने कश लिया। तुम अब हमारे जख्मों पर मलहम लगाने का काम करोगे? पौवे ने जले भुने स्वर में कहा। तुम्हारा मुझसे इस तरह नाराज होना गलत नहीं है, क्योंकि ये काम जगमोहन ने किया है और तुम्हें ही सोचना पड़ेगा कि कहीं जगमोहन ने मेरे इशारे पर तो काम नहीं किया। देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। तुम्हारा शक अपनी जगह जायज है, परंतु मुझ पर भरोसा रखो। जगमोहन ने जो भी किया है उससे मैं खुद हैरान हूं। तेरी बातें हम पर असर नहीं करने वाली देवराज चौहान, पौवे ने कड़वे स्वर में कहा। मुझे देवराज चौहान पर कोई शक नहीं, टिड्डे ने कहा। तेरा मतलब कि? पौवा टिड्डे को खा जाने वाले स्वर में बोला। देवराज चौहान को जगमोहन के बारे में नहीं पता? कि देवराज चौहान हमारे साथ इतनी घटिया चाल नहीं चल सकता। ये 60 करोड़ का मामला है, प्रतापी बोला। जो भी हो, मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुन रखा है। ये धोखा नहीं देगा। तू अपनी जबान। पौवे ने दांत किटकिटाकर कहना चाहा कि देवराज चौहान ने टोका। आपस में ये बातें करके खामखा तनाव मत बढ़ाओ। तो क्या करें? पौवे ने दांत पीस कर कहा। 60 करोड़ तो गया, वो तो हमें मिलने से रहा। सब ठीक है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, देवराज चौहान ने कहा। क्या मतलब? तुम लोग सोहनलाल को क्यों भूल रहे हो? चारों की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। वैन में पड़े उन बक्सों को सोहनलाल ही खोलेगा और इस दौरान वो मुझे खबर कर देगा। ओह, शेख कह उठा। ये बात तो हम भूल ही गए थे। अगर सोहनलाल ने खबर ना दी तो? टिड्डा बोला। वो देगा। लेकिन तुमने जगमोहन से ऐसा काम क्यों करवाया? मैंने नहीं करवाया। देवराज चौहान ने पौवे को देखा। इस बात का शक करना छोड़ दो। इस मामले में जैसी हालत तुम सबकी है वैसी ही मेरी भी है। तुम तो अपनी बातें मुझे कह रहे हो, परंतु मैं किससे कहूं? देवराज चौहान, टिड्डा गंभीर स्वर में बोला। इन हालातों में जगमोहन बीच में आया है कि पौवे को गलत भी नहीं कहा जा सकता। ये गलत नहीं है, लेकिन गलत फहमी का शिकार हो गया है। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट एक तरफ उछाल दी। उसे देखते हुए यही सोचा जाएगा कि जगमोहन ने मेरे कहने पर यह सब कुछ किया है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। तुम कुछ कहोगे जगमोहन की हरकत के बारे में? शेख बोला। मेरे ख्याल में जगमोहन किन्हीं लोगों के कब्जे में है। किसी दबाव में जगमोहन से उन लोगों ने ये काम करवाया है, वरना आसानी से तो जगमोहन ये काम करने वाला नहीं। वो बच्चा है जो दबाव में। कभी कभी ऐसी मजबूरी हो जाती है कि सामने वाले की बात माननी पड़ती है।
जगमोहन के साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा, वरना वो मेरे मामले में इस तरह दखल देने का हौसला नहीं रखता। तुम्हारी बात मेरे समझ से बाहर है, पौवा तीखे स्वर में बोला। तू चुप कर, शेख ने पौवे से कहा। फिर देवराज चौहान से बोला, अब क्या करना है? देवराज चौहान सोच भरे स्वर में बोला, वैन की फिक्र मत करो, वैन को हम हासिल कर लेंगे। खाली नहीं, नोटों से भरी वैन चाहिए। पौवा कह उठा। भरी ही होगी, परंतु इसके लिए मुझ पर भरोसा रखो। जगमोहन ने जो किया उससे मैं उससे अनजान हूं, जैसे कि तुम चारों। ये बात किसी और ने सुनी होती तो शायद यकीन भी न करता। ये बात किसी और से सुनी होती तो शायद मैं यकीन भी न करता। मुझे नहीं लगता कि वैन हमें फिर मिल सकेगी। प्रतापी का चेहरा उतरा हुआ था। देवराज चौहान ने फोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। किसे कर रहे हो? टिड्डे को। किसे कर रहे हो? टिड्डे ने पूछा। जगमोहन को। परंतु जगमोहन का फोन स्विच ऑफ ही आया। चारों के चेहरे पर लुटे पिटे भाव थे। पौवे का चेहरा अभी तक गुस्से से भरा था। सारी गलती तेरी है, वो प्रतापी से कह उठा। मैंने तेरे को मना किया था वैन रोकने से। मेरी कोई गलती नहीं। मुझे क्या सपना आएगा कि जगमोहन ये सब करने वाला है? वैसे भी वो तब अकेला नजर आ रहा था। हमें क्या पता था कि उसके साथी आप आसपास छुपे हुए हैं। पौवा दांत पीस कर रह गया। तभी शेख आंखें सिकोड़ कर कह उठा, कहीं तुम दोनों ने तो गड़बड़ नहीं की? हमने? पौवे के होंठों से निकला। वैन को कहीं छुपा दिया हो और जगमोहन की आड़ लेकर हमें बेवकूफ बनाकर 60 करोड़ हजम करना चाहते हो? साले तेरा मुंह तोड़ दूंगा। पौवा गुर्रा उठा। देवराज चांद के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। तैश में मत आ, शेख ने कुछ गलत भी नहीं कहा, टिड्डा कह उठा। पौवे ने सुलगती नजरों से प्रतापी को देखकर कहा, सुना तूने? सब कुछ सुन रहा हूं। खाम खाम मुंह काला हो रहा है। एक तो करोड़ों रुपया गया हाथ से, ऊपर से मिलने वाली तोहमत अलग से। पौवे ने पांव पटक कर कहा। देवराज चौहान ने सोहनलाल का नंबर मिलाया और फोन कान से लगा दिया। हेलो। उधर से सोहनलाल की आवाज कानों में पड़ी। तुम उन लोगों के साथ हो? हाँ। चारों की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। वो तेरे पास है? लगभग। मेरी बात सुन। मैंने और मेरे साथियों ने उस बैंक वैन पर कब्जा पा लिया था। दो उस वैन को ले जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में जगमोहन मिला और जगमोहन उनसे वो वैन छीन कर भाग गया है। सुन रहा है? हाँ। सोहनलाल की छोटी सी हाँ कानों में पड़ी। जगमोहन क्या कर रहा है मैं नहीं जानता, परंतु तू जहां है वहां जगमोहन वैन लेकर पहुंचेगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। तू इस वक्त कहाँ है? अभी नहीं बता सकता। वैन वहीं पर आएगी जहां इस वक्त तू है। कहा तो यही जा रहा है। तो मुझे मौका मिलते ही बताना कि तुम कहां पर हो। वैन हमारे हाथों से निकल चुकी है। वहां वो कभी भी तुम तक पहुंच जाएगी। मुंबई में ही है ना तू? हाँ। सावधान रहना और जल्दी से मुझे हालातों की खबर करना। उधर से सोहनलाल ने फोन बंद कर दिया। चारों देवराज चांद को ही देख रहे थे। वैन के बारे में कोई खबर? प्रतापी बोला। वो किसी भी वक्त सोहनलाल के पास पहुंच सकती है। सोहनलाल कहाँ है? उसे मौका नहीं मिला ये बताने का। उसके पास और लोग भी थे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वैन कहाँ पर? मौका ढूंढकर सोहनलाल फोन करेगा। उसने नहीं किया तो वो करेगा। देवराज चांद ने शांत स्वर में कहा। हमें उसके फोन का इंतजार करना है। सोहनलाल ने वैन में पड़े उन बक्सों के ताले खोल दिए और वो नोट लेकर भाग गए तो? सोहनलाल बेवकूफ नहीं है। वो जो करेगा सोच समझ कर करेगा। देवराज चांद बोला। क्या हमें सच में नोट मिल जाएंगे? प्रतापी बेचैनी से बोल उठा। आशा तो है, परंतु गारंटी नहीं। तभी पौवा कह उठा। एक बात तो बताना भूल गया था मैं। वैन के पीछे वाले हिस्से में कोई बंद था। देवराज चांद की आंखें सिकुड़ी। बंद था? टिड्डा बोला। तुम्हारा मतलब नोटों वाले बक्सों के साथ कोई था? हाँ, हमें भीतर से किसी की आहट आई थी। देवराज चौहान के होंठों से गहरी सांस निकली। वो कह उठा। ये खतरनाक बात है। अनजाने में वैन खोली गई तो भीतर वाला गोलियों की बौछार कर देगा। देवराज चौहान कहने के साथ ही हाथ में दबे फोन से नंबर मिलाने लगा। फौरन ही सोहनलाल से बात हो गई। देवराज चौहान ने कहा, सावधान रहना। वैन में स्टील के बक्सों के साथ गनमैन भी हैं अंदर। ठीक है। सोहनलाल की आवाज कानों में पड़ी। देवराज चौहान ने फोन बंद करके जेब में रखा और सबसे कह उठा, कार में बैठो और यहां से निकलो।
बैंक वैन को ले जाने की खबर फैल चुकी होगी, जल्दी ही पुलिस सड़क पर होगी। वो पांचों उस डिग्गी पिचकी कार में बैठे और कार आगे बढ़ गई। बहुत बुरा हुआ। कार की ड्राइविंग सीट पर प्रतापी कह रहा था, कुछ देर पहले मैं 60 करोड़ के नोटों से भरी वैन चला रहा था, अब इस टूटी हुई कार को चला रहा हूँ। बाकी के तीनों भी 4 करोड़ में बाकी के तीनों भी 60 करोड़ में उलझे हुए थे, जबकि देवराज चांद का दिल दिमाग जगमोहन की तरफ था। चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं रोकते हैं। कहानी तो वाकई मजेदार हो गई है। जैसा मैंने कल कहा था, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट स्पाइनेज का मामला है, ठीक है। हम्म, काफी मस्त हो गई कहानी, है ना। कितनी बारीकी से कैरेक्टर्स को बुना है। वैसे देखने वाली बात ये होगी कि जगमोहन इतनी जल्दी डर कैसे गया उनसे, है ना। हालांकि हो भी सकता है वो उस वक्त गोली मार देते। वैसे मुझे लगता नहीं है, वो शायद कोई ऐसी जासूसी प्राइवेट डिटेक्टिव वगैरह होंगे जिन्होंने ये काम किया होगा। खैर, जो भी है दोस्तों, कल हम इस बारे में और जान पाएंगे चौथे भाग में। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमारे साथ शेयर जरूर करें। हमारे एक दोस्त ने एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि यारी दौलत से का एपिसोड डालिए। मैं यारी दौलत से डाल तो देता, लेकिन मेरे को पता चला, मैं जब लेने गया तो बंदे ने मुझे बताया कि ये दो नॉवेल का सेट है। उसका पहला भाग जो है वो है डकैती तेरे नाम की। तो मैं पहले डकैती तेरे नाम की ले आया हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि इसके साथ ही उसे भी रिकॉर्ड कर कर डाल दूं। ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलते हैं इसके चौथे भाग में। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, और कल फिर मिलेंगे। मैं हूं आपका दोस्त विक्रम, और आप सुन रहे थे कहानी वार्ता। जय हिंद।